मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी ये कलम कि मैं इश्क पे लिखना चाहूँ तो इन कलाम लिख जाता है। ना मुझे ये तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, मुझे तो बस मेरा ये वतन चाहिए। और काम कुछ ऐसा करके जाए कि अगर मर भी जाए तो बस तिरंगे ही कफन चाहिए, बस तिरंगे ही कफन चाहिए। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी, मुख्य अतिथिगण, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी छात्राओं को मेरा नमन। मेरा नाम सोनम वर्मा है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। मैं आज अपना परिचय अपने रूप में नहीं बल्कि एक भारत के रूप में देना चाहूंगी। भारत की यात्रा कि मैं भारत हूँ, मुझे वेदों ने जन्मा है। मेरा परिचय बस इतना ही है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला बड़ा हूँ, ये महान पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ, लेकिन इस संघर्ष के प्रचंड अग्नि में जला भी हूँ। मैं भारत हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना भी नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरे इतिहास का पहला पन्ना शुरू होता है, लेकिन शायद इतने पुराने इतिहास को सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो मात्र 3400 ही वर्ष हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्ष पहले के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या जवाब दूं उन इतिहासकारों को जो कि ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? उन्हें 3400 वर्ष के पहले वो अवशेष तो दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग दिए हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू तट पर अर्घ देते हुए श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचनाएं नहीं दिखाई देती। अब यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो सभी को पता है, सभी बोलते भी हैं कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश यूएसए है। आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन याद कीजिए हमारे देश 630 महाजनपद का वो वैशाली गणराज्य जहां शासन की पद्धति लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित थी। अपनी उच्च सदन थे, अपनी नीच सदन थे, अपनी समितियां थी, सभी को वोट देना अनिवार्य भी था और अधिकार भी था। फिर मैं कैसे मान लूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत से नहीं शुरू हुई? खैर, आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, अनेक टुकड़ों में कटा हुआ, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ। फिर एक दिन तक्षशिला की बात है, वही तक्षशिला जहां देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तक्षशिला ही नहीं, विक्रमशिला, उदांतापुरी, नालंदा विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय। दूसरी तक्षशिला की बात है कि वहाँ एक पुत्र मेरे जन्मे ने अपनी शिखाओं को खोल दी और वहीं से मेरा अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग शुरू हुआ। और यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मेरी सीमाओं को बिहार से लेकर के बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर के गांधार तक फैला दिया। ये लोकतंत्र से राजतंत्र का दौर आया, लेकिन केवल राजतंत्र ही नहीं, उदारवादी राजतंत्र। इस दौर में मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, इन सभी के कार्य मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। अशोक की वीरता ने मेरी सीमाओं को तक्षशिला से लेकर के ईरान तक फैला दिया। मेरी ये सीमाएं पूरे विश्व को विचंबित कर रहा था। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी चला, कभी दौड़ा, तो कभी घुटने के बल रेंगा भी, लेकिन कभी रुका नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से वो वचन याद थे कि यदि मैं सीधे हाथ से कार्य करूंगा तो मुझे उल्टे हाथ में इसका परिणाम अवश्य मिलेंगे। वैभव और संपदा से मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, लेकिन शायद इस सोने की चिड़िया को किसी की नजर लग गई। मेरी ये चमक दूर देश से बैठे आक्रमणकारियों और लुटेरों को लुभाने लगी। सिकंदर गांधार को चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हुआ, लेकिन मेरे वीर पुत्र पंजाब के पोरस ने उसके घुटने टेकवा दिए। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि सिकंदर जीता, पोरस आया, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती भी नहीं दी। यदि सिकंदर जीता तो खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया? सिकंदर वो आखिरी नहीं था, फिर वो काला दौर भी आया जो 1000 वर्ष तक भीषण रक्तपात से भरा हुआ था। तैमूर, तुर्क, महमूद, अरब, ये सभी घोड़े पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए आए। उन्होंने हमारे ग्रंथ को जला दिए, पूरे इतिहास को छिन्न भिन्न कर डाला। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें चीख चीख कर कहती है कि मुझे क्यों जलाया गया। अनगिनत घाव लगे, लेकिन विश्व बंधुत्व तो बना रहा। मेरी अतिथि देवो भव की इसी शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजों, सौदागरों और ईसाई मिशनरियों के लिए वरदान का काम साबित हुए। 350 साल तक उसने राज किया। विक्टोरिया की भेजी हुई जंजीरों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि सैकड़ों वर्ष तक विश्वासघात में मेरे दम घुटे। मुझे तो याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार स्वाभिमान टूटे, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंगते बसंती गाकर फांसी के फंदे चुन गए। उसी में से मेरे एक लाल की याद आती है, वो भगत, वो फांसी के फंदे
झुमराव। वो जाते जाते कह गया कि ए दुल्हन रात बन मैं सरयू नदी में बह गया, मत पूछ तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। और है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी बस तेरा घूंघट उठाना रह गया। अब मैं एक भारत के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे बात करना चाहूंगी। कहता है 1500 वर्षों के बाद, भीषण एवं लंबे संघर्ष के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के साथ 1950 में गणतंत्र हुए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा है। उन्हीं कुछ प्रश्नों में से मैं 2 प्रश्न केवल पूछना चाहूंगी। पहला कि क्या हमारे परिवार के अंदर लोकतंत्र है? आज के इस आधुनिकता संस्कृति के सामने नतमस्तक होकर हम आधुनिकता दौर में एकात्म परिवार को अपनाते जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो कुछ वर्षों के बाद बड़े बड़े बंगलों में केवल एक ही लोग मिलते रहेंगे। दूसरा, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र है? मतदान के बाद केवल उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपना सवाल पूछना, सरकार को उंगली दिखाकर भी, ये भी एक लोकतंत्र है। आज में 90% ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि शुद्ध वंशवाद पर आधारित है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लोकतंत्र और हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। आप सभी ने मेरे बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।